सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा शेब और मेरे साथ हैं तलहा जतोई और उनके साथ मैं फहीम खान और आपको वेलकम करते हैं दुनिया बोल है में। बहुत ही गहमा गहमी चल रही है, सियासी माहौल आपे से बाहर होता चला जा रहा है नाजरीन, और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताया चले कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उछाड़ पटक जो है वो आप देख रहे हैं। आज बहुत सारी चीजें आपको वायरल होती हुई दिख भी रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले स्टोरी सुन लेते हैं। बिल्कुल, आज मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगी एक कहानी सुना के आपको। एक ऐसे मुल्क की कहानी है ये जहां 4 भाई राज करते थे। एक भाई सदर, दूसरा वजीर आजम, तीसरा वजीर दिफा, तो चौथा वजीर खजाना था। इस खानदान से मुतालिक लतीफ़े भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे कि हुकूमत में पत्थर भी अगर उठा के देखेंगे तो कोई ना कोई इनके घर का एक फ़र्द आपको वज़ीर नज़र आएगा। ये ख़ानदान 30 साल तक उस मुल्क पे राज करता रहा और आखिरकार इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया कि वहाँ लोगों को खाने के लाले पड़ गए। आखिरकार लोग निकल खड़े हुए और इस ख़ानदान के हुक्मरानी की ताज को पाश पाश कर दिया गया। ये मुल्क श्रीलंका है और ये ख़ानदान एक राजा पक्षे खानदान था जिसने 30 साल तक श्रीलंका पर राज किया। और श्रीलंका की सूरत हाल जो अब चल रही है वो हम सब जानते हैं कि कितने बुरे और मुश्किल हालात हैं वहाँ के अब। यकीनन और हम जानते हैं कि वहाँ थी नाम की जमहूरियत लेकिन मुनारकी थी, बादशाहत थी। और यही कुछ हालात हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। बाप पीएम, बेटा सीएम, इसी तरीके से वो पूरी फैमिली इसी तरह पावर में आ रही है। मौरूसी सियासत हमारे यहाँ भी आम है। माशी हालात हमारे भी बहुत बुरे हैं, कर्जे हमारे भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं फहीम कि हम भी शायद अल्लाह ना करें डिफॉल्ट करके श्रीलंका तक पहुंच जाए। लेकिन पहले बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं, फिर मजीद इसको डिस्कस करेंगे। वजीर आजम एक मफरूर से लंदन मिलने जा पहुंचे। आज मुलाकात में सजा याफ्ता शख्स से सियासी हिदायत लेंगे। शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम मफरूर नवाज शरीफ से मुलाकात पर थू थू हो रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कराची के शॉपिंग मॉल में बच्चे का पांव फंसकर जाया होने की खबर क्यों दी? मॉल इंतजामिया ने यूट्यूबर पर ही मुकदमा करा दिया। मामला क्या है, बात होगी प्रोग्राम में। जानवरों को लंपी से बचाने की वैक्सीन आखिरकार आ ही गई। मवेशी मालिकान ने सुक्का सांस लिया, लेकिन लाखों जानवरों को वैक्सीन लगाना बड़ा चैलेंज बन गया। और देसी बीट पर परदेसियों के भंगड़े, पंजाबी गानों पर नाचती अमरीकी पुलिस के चर्चे, वीडियो वायरल है। जैसे आज के प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया, मौरूसी सियासत, श्रीलंका के हालात, मुआशी हालात पाकिस्तान के मिलते जुलते हैं। लोग मवाजना कर रहे हैं। वहां पर भी यही था कि एक ही फैमिली राजा पक्ष से कंटिन्यूड पावर में रही। यहां पर भी हम यही देखते हैं कि भुट्टोज हैं, शरीफ्स हैं, इसी तरह की फैमिलियां पावर में रहती हैं। और दूसरे लोग जब आते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं क्योंकि मोनोपोली सी क्रिएट हो गई पॉलिटिक्स में। इस वक्त भी पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बड़ी सीरियस सिचुएशन है। वो ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान एक मफरूर शख्स से, अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने लंदन चले गए हैं। उनसे सियासी लीडरशिप के गुर जानेंगे, पूछेंगे उनसे किस तरह आगे बढ़ना है, क्या फैसले करने हैं। और तो और पूरी काबीना भी साथ लेकर गए हैं, वो भी यकीनन पाकिस्तानी अवाम के खर्चे पे, टैक्स पेयर के खर्चे पे। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये वर्दा एंड फहीम। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये नेपोटिज्म जो है मेरे ख्याल में जिस तेजी के साथ सब कॉन्टिनेंट में बढ़ रहा है, जैसे कि आपने श्रीलंका का भी जिक्र किया, पाकिस्तान की सूरत हाल सबके सामने, इंडिया में भी जो है वो इसी तरीके से फैमिली में ही सियासत जो है वो घूम रही है। और साथ साथ ये है कि इसका नुकसान भुगतना पड़ता है अवाम को। श्रीलंका में नतीजा सामने आ चुका है। पाकिस्तान के बारे में लोग यही कह रहे हैं कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। या जाने क्यों हमें उस साइड से हटाया जा रहा है, वो डार्क साइड दिखाई नहीं जा रही है। क्या वजह है? हमारे यहाँ भी तो यही हो रहा है कि 35 सालों से हमारे यहाँ भी यही दो हुकूमतें जो हैं वो राज कर रही हैं, यही खानदान राज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है कि इनके अलावा कोई और आ नहीं सकता। राइट ब्रदर, गेस्ट आ गए हमारे साथ से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है राना एहसान अफजाल साहब। थैंक यू सो वेरी मच राना साहब फॉर कमिंग ऑन आवर शो एंड ऑलवेज आप हमेशा टाइम देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, पहला सवाल जो पूछना चाहूंगा, इस वक्त मफरूर डिक्लेयर किए हुए मोहम्मद नवाज शरीफ को,
उनसे मिलने शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान चले गए हैं, टैक्स पेयर का खर्चा इस्तेमाल हो रहा है, पूरी काबीना गई है। शायद अगर कोई एक शख्स भी चला जाता सर तो मैसेज आ सकता था, पूरी काबीना का जाना एज इफ के वहां पर कैबिनेट मीटिंग हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप इस पर जवाब देंगे हमें सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये गलत इंफॉर्मेशन है कि वो जो है गवर्नमेंट के खर्चे पे गए हैं, वो अपने पर्सनल खर्चे पे हर बंदा गया है। दूसरा जो है ये मैं आपको कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं। दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई काबीना का इजलास नहीं है, काबीना का इजलास कल हो गया है। हमारी कोalition गवर्नमेंट है जिसके अंदर और भी जमातें हैं। ये हमारा कह लें कि जिस तरह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी की मीटिंग है और जितने भी मेंबर्स गए हैं वो पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं। और इसको कोई ये कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है कि पार्टी की मीटिंग जो है होती रहती है, बाकी जमातें भी करती हैं अपनी। रोज पीटीआई के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और चेयरमैन हैं वो अपनी पार्टी की डेली मीटिंग्स कर रहे हैं। चलें सर, इसका जवाब दे। राना साहब के मफरूर से मिलने गए हैं, इसका जवाब दे दें मुझे सर। वो पार्टी के हमारे मेंबर हैं, ही इज द कायद फॉर पीएमएलएन, उनके साथ मीटिंग हो रही है। वो मफरूर नहीं है, वो वहाँ जो है कोर्ट के ऑर्डर के जरिए गए हुए हैं। कोर्ट ने उनको अलाउ किया है कि वो वहाँ अपने इलाज के लिए वहाँ जा सके। तो वो जितने भी लोग वहाँ मिल रहे हैं वो पार्टी के मेंबर्स हैं और एक पार्टी की मीटिंग है। देयर इज नथिंग मोर देन दिस। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ लोकेशन जो है अगर लंदन है और 1 या 2 दिन के लिए सब लोग जो हैं वो उधर से होके आ जाते हैं तो इसमें कोई पाकिस्तान को कोई असर राना साहब, बिल्कुल इसमें पाकिस्तान को असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर किया जा रहा है राना साहब, क्योंकि एमक्यूएम के कायद जो हैं वो भी लंदन में ही हुआ करते थे और उस जमाने में आपकी जमात से ही जो है ये एतराज उठाया जाता था। तो इस वक्त जब ये मामला हो रहा है तो इसलिए ये सवालात उठ रहे हैं और इसकी सवालात की जो आप जवाब दे रहे हैं ये शायद कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। नहीं, देखें, जो आपने एमक्यूएम की बात की, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास हर लिहाज से अथॉरिटी है कि वो काबीना के साथ मुशावरत के साथ पाकिस्तान को आगे लेके बढ़े। इसी तरह जो वुज़रा हैं वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हैं, कोई डे टू डे कोई डिक्टेशन नहीं आती। मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि पार्टी की मीटिंग्स होती रहती हैं, बाकी जमातें भी करती हैं। ये पार्टी की एक मीटिंग है, बहुत सारे मामलात हैं पार्टी के विद द पार्टी जो हमारे मैनिफेस्टो से रिलेटेड हैं और फिर गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, जिसके ऊपर एक मुशावरती इजलास हो रहा है। ये एक दफ़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा कि अगले हफ्ते फिर होगा या अगले हफ्ते फिर होगा और या डेली बेसिस पे हमें कोई गाइडेंस आती है। कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, एक पार्टी मीटिंग है उसको अटेंड करने सब। तो राणा साहब, एजेंडा क्या है मीटिंग का? लाइक पीएम साहब का इस तरह से वहाँ पे जाना अपनी काबीना के साथ, और इतनी इंपॉर्टेंट क्या मीटिंग थी कि उनको पूरी काबीना को साथ लेके जाना पड़ा? एजेंडा क्या है इसमें? देखें, सबसे पहले तो पूरी काबीना साथ नहीं गई, ये भी गलत बात है। चंद अफराद जो 5-6 लोग हैं काबीना के वो गए हैं। काबीना तो 30-35 लोगों की है, तो ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है कि पूरी काबीना को वो साथ लेके गए हैं। जो हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं वो गए हैं। देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमारा पार्टी विद इन पार्टी हम अपना मौक़िफ़ बिल्ड कर रहे हैं कि इलेक्शन कब होने चाहिए हैं। हमारे पीएमएलएन के ख्याल से मुल्क की मईशत के लिए क्या बेहतर है। राना साहब, वीडियो लिंक से खिताब क्यों नहीं किया? मना कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, इसकी क्या वजह थी? देखें, एक पर्सनल मीटिंग जो आप आमने सामने बैठते हैं और एक जो वीडियो लिंक पे मीटिंग होती है जहां हर बंदा अपने एंड पे बैठा होता है और फिर ऐसा तो नहीं वीडियो लिंक पे कोई और भी सुन रहा होता है, कोई तीसरी कुव्वत, इसीलिए वो वीडियो लिंक से नहीं किया और फेस टू फेस बात करेंगे, कोई और ना सुन। एक चॉइस थी कि ये मीटिंग जो है वो फेस टू फेस हो। तो ये विद इन पार्टी हम अपना कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं कि बेहतर वे फॉरवर्ड क्या है, मुल्क के लिए बेहतर वे फॉरवर्ड क्या है, और ये हमारा कंसेंसस होगा पीएमएलएन का। और जो कोलिशन हुकूमत है उसके अंदर कोई भी अगर कोई हमारा कोई फैसला होता है ऐसा जिसका इम्पैक्ट आएगा हुकूमत पाकिस्तान की गवर्नेंस। राना साहब, राइट, राना साहब आगे बढ़ते हैं गुफ्तगू में, वक्त कम होता है, सवाल ज्यादा पूछने की मैं कोशिश करता हूं। हमारे मुल्क के मुआशी हालात बड़े सीरियस हुए हुए हैं इस वक्त। नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जिन्हें हम माहिर मुआशियात कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इतना जल्दी हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो गए हैं, 10 दिन में $5 अरब निकल गए हैं, हमारा मुल्क कहीं श्रीलंका ना बन जाए। अभी हम यही बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में भी। आप इस पर क्या कहेंगे राना साहब? देखिए, एक बड़ा सीरियस कंसर्न है एक्सटर्नल साइड पे। जब हमें गवर्नमेंट मिली तो $10.8 अरब जो हैं वो फॉरेन रिजर्व में पड़े थे, जो कि 1.5 माह का भी इंपोर्ट कवर नहीं है इस मुल्क का, ये हकीकत है। और उस $10.8 अरब में भी काफ़ी डॉलर सिर्फ दिखाने के लिए थे,
वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं थे। तो इसी तरह जो पिछली हुकूमत है उसने IMF का प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी करते हुए, उन वादा खिलाफी करते हुए काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट कर दिए। जो सब्सिडीज के इश्यूज थे, जो पेट्रोल के ऊपर थे, हम उनको भी IMF के साथ हमारा जो ये खबर चल रही है कि IMF चाहता है कि सब्सिडी खत्म कर दी जाए और पेट्रोल जो है वो 200-250 बन जाए। बिल्कुल, देखें, या तो आप अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अगर आपके डॉलर्स खत्म हो जाएंगे तो जो आप श्रीलंका वाली बात कर रहे हैं वो जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम जो है IMF वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इसी महंगाई के खिलाफ नहीं लाया गया था, जिसे आप बढ़ाने दोबारा निकाले गई थी। यही मैं आपको बता रहा हूं कि जब 10.8 अरब डॉलर इस मुल्क में रह गए थे और IMF की वादा खिलाफी हो गई थी, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए लाया गया था क्योंकि जितनी तेजी से इस मुल्क को दिवालियेपन की तरफ PTI लेके जा रही थी उसको हमने रोकना था और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो वो हम रोकेंगे भी, इसको बेहतरी की तरफ भी लेके जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम दरकार है। हम लोग IMF के प्रोग्राम को रिज्यूम करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये जो डॉलर रुपए की कदर गिर रही है, उसको भी रोकने की जरूरत है। लेकिन ये बड़ा अहम बात आपने की कि जिस तेजी से तबाही हो रही थी मईशत की और मिसमैनेजमेंट हो रही थी, उसी को रोकने के लिए हम आए हैं। और वो जरूर ये एक वर्स्ट तरीन सूरत हाल है एक्सटर्नल साइड पे, आपकी फिस्कल साइड पे। लेकिन तो राना साहब, क्या इस वक्त हुकूमत में आके आप लोग पछता रहे हैं? आपको पछतावा हो रहा है कि इस बुरे हालात में आप लोग आए और अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, ये जो बदतरीन हालात हैं, हमारा आने का मकसद ही ये था कि हम पाकिस्तान की मईशत को बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं, क्योंकि हमें इस चीज़ का यकीन था कि अगर PTI की हुकूमत चलती रहती तो शायद जो मईशत है वो ना बच पाती। तो राइट राना साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, एक वीडियो है हमारे पास शहबाज शरीफ साहब की, वो खिताब कर रहे थे गुज़िश्ता दिनों एक तकरीब में। मैं अपने व्यूअर्स को भी सुनवाना चाहूंगा, आपको भी सुनवाना, रिस्पॉन्स लूंगा उस पर। राइट, इस वक्त वज़ीर आज़म की आपने वीडियो देखी, शहबाज शरीफ साहब तकरीब से खिताब कर रहे थे और वो जो एड्रेस कर रहे थे, बात को कर रहे थे मियां मंशा साहब को। मियां मंशा साहब जो कि MCB के मालिक हैं, निशात चुनिया के मालिक हैं, बहुत बड़ी टाइकून है, पाकिस्तान के रईस तरीन लोगों में से हैं, टॉप 5 या टॉप 3 में आते हैं वो। और यकीनन उनके लिए कहा गया कि आप 5-4-5-6 अरब रुपए निकाल दें और वो कुछ अस्पताल बना दें, आपको तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कहाँ गए कहाँ से। और मुस्कुरा भी रहे थे मंशा साहब सामने बैठे हुए। तो राना साहब, एज ए पाकिस्तानी मैं सोचता हूँ कि यार मेरी हुकूमत के पास तो अस्पताल बनाने के पैसे नहीं है। लोगों से इस तरह तकरीबों में कहा जा रहा है, जो कि बड़े करीबी लोग हैं, ये प्राइवेट महफिल में भी कही जा सकती थी बात कि यार आप अस्पताल बना दें और लोगों का भला हो जाएगा, लेकिन सबके सामने कहना कुछ थोड़ा सा मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी इट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग। देखिए, उनको फिलैंथ्रोपी के लिए इनकरेज कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो है एक बड़े टाइकून हैं, एक रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, जॉब क्रिएशन करते हैं पाकिस्तान में, उनको इनकरेज कर रहे थे कि आप जो है वो और इस तरह के अच्छे अस्पताल बनाएं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। इसमें क्या कोई ऐसी कोई, यू डोंट नीड टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट इट। नहीं, लेकिन सबके सामने इस तरह की बात अकेले में बोल सकते थे सर, बहुत गहरे साथी हैं, आई टेल यू व्हाई आई एम एम्बैरेस्ड। सबके सामने कहना, अकेले में भी कह सकते हैं, हम पूरी पाकिस्तान जानता है सर कि मियां मंशा है, मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब के बड़े गहरे मरासिम हैं। किसके दौर में मियां मंशा साहब माशाल्लाह से परवान चढ़े, पूरा पाकिस्तान जानता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है ना राना साहब। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एज ए पाकिस्तानी हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते तो आराम से पर्सनल मीटिंग करते, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्रिएट करते, वेंचर में जाते, जॉइंट वेंचर करते और अस्पताल क्रिएट कर देते। तकरीब में इस तरह कहना मेरी नजर में पाकिस्तानियों ने गिराते, मेरा दिल टूटा। आपने वो बड़ा जो फ्रेम पहना हुआ है ना ग्लासेस का, वो बहुत नेगेटिव है। आप इसको पॉजिटिवली लें कि ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत नहीं कुछ कर रही, हुकूमत भी हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ करेगी और करती रही है, लेकिन वो एक प्राइवेट आदमी को इनकरेज कर रहे हैं कि यार आप फिलैंथ्रोपी करें, आप जो है वो इस सेक्टर के अंदर आप अपना काम करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसन अफजाल साहब, नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा की तरह बेहतरीन जवाब दिया आपने, अपने डिफेंड किया अपनी पार्टी को और बहुत अच्छे तरीके से किया। यकीनन फिलैंथ्रोपी और इस तरह खैरात करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम जानते हैं कि इतने बड़े टाइकून्स ऑलरेडी ये काम कर रहे होते हैं। फ़हीम, बिल्कुल ऐसा ही कर रहे होते हैं। और जहां तक इस स्टोरी की बात थी, तो मैं राना साहब से समहाउ एग्री करता हूं कि हाँ, उनके टर्म्स ऐसे हैं कि वो पब्लिकली भी जो है वो ओपनली इस तरह से बात कर सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो अजर मजाक ये बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें प्राइवेटली करनी चाहिए थी। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर एग्रीमेंट करें और इस चीज को आगे ले जाया जाए तो जरूर करें, पर ये एक पॉइंट यहां पर ये बनता है कि इस चीज पर PMLN ने हमेशा
इमरान खान साहब को टॉन्ट किया है कि यार आप खैरात के पैसे मांगते रहते हैं, अस्पताल बनाते रहते हैं, वहां जाकर के एथिकली ये चीज गलत हो जाती है। खैरात नहीं मांगते, ये एथिकली ये चीज गलत हो जाती है, वो सबके सामने इस तरह तकरीब में नहीं मांगते, इवेंट्स क्रिएट कर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप बुरा कह रहे हैं उसको, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सहाफियों को भी टारगेट किया जा रहा है, मीडिया को भी टारगेट किया जा रहा है। सीनियर सहाफी समीर इब्राहिम को FIA का नोटिस मिल चुका है। सहाफियों का मुल्क भर में भरपूर एहतजाज भी जारी है। एहतजाज में सहाफी, शहरी और सिविल सोसाइटी के अरकान बड़ी तादाद में शामिल हैं। इस अहम इशू पर गुफ्तगू करेंगे जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अहम रहनुमा से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद राना अजीम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये बताइए, आज़ादी सहाफत है मुल्क में, सहाफत है मुल्क में, क्योंकि अब लग ये रहा है कि सब कुछ एक रिमोट से चल रहा है और जैसे ही आपकी मर्जी की बात नहीं आएगी आप चैनल चेंज कर देंगे या जेल में डाल देंगे या उसकी तालाबंदी कर देंगे। क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल में राना साहब? देखें जी, बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसी हुकूमत जिसने अपोजिशन में रह के नारे लगाए कि हम आज़ादी सहाफत की जंग लड़ेंगे, जिसने पीका कवानीन के हवाले से नारे लगाए, जिसने असम्बलियों में अपने जलसे जुलूसों में तकरीर की और साबिक हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। और 11 जमाती इत्तेहाद जो है ये हर वक्त आज़ादी सहाफत की बात करता था, लेकिन जिस तरह ये इक़्तिदार में आए, अभी इन इक़्तिदार में आए, इनका हनीमून पीरियड पूरा नहीं हुआ और इन्होंने आज़ादी सहाफत पर कारी ज़रब लगानी शुरू कर दी। समीम इब्राहिम का कसूर क्या है? समीम इब्राहिम का कसूर यह है कि वो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत की बात कर रहे हैं। समीम इब्राहिम का कसूर यह है कि वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। समीम इब्राहिम ने किसी पर तनकीद नहीं की, उसने वो बहुत सी चीजें बहुत सामने लेकर आया जिससे अवाम जानना चाहती थी और किसी की FIA ने एक नोटिस जारी कर दिया। FIA ने कहा जिनका नाम रेड लिस्ट में PCL में डाल दिया जाएगा। FIA ने कहा जनाब इनका नाम जो है वो ऐसा बना उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा जब अक्सर आए गिरफ्तार हो जाए। FIA को समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत के आते ही मंशियात फरोशों के नाम निकाल दिए गए, नाम निकाल दिए गए। इस हुकूमत के इक़्तिदार में आते ही जराइम पेशा अफराद के नाम ECR से निकाल दिए गए और सच बोलने वालों के नाम ECR में डाल दिए गए। ये तो हम सब देखना चाहिए। ये बताइएगा कि हमने हमेशा ये सुना है, जो भी हुकूमत में भी आए हैं ये लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, और लेकिन हर इशू पे ये बात कही जाती है कि कानून अपना रास्ता खुद निकालता है। तो क्या आज़ादी इजहार छीन लेने पर भी कानून अपना रास्ता निकालता है? देखें, ये पहली तो बात यह है कि ये किस कानून को मानते हैं। बिल्कुल कानून अपना रास्ता निकालता है अगर कानून को रास्ता दिया जाए। कानून अपना रास्ता निकालता है अगर बात कानून के मुताबिक की जाए। ये तो जो बात कर रहे हैं ये सब वो कर रहे हैं जो इनकी अपनी मर्जी और मंशा की है। ये जो कुछ बात कह रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हक में बात नहीं कर रहे। ये सच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे आज मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं कि अभी 2 दिन पहले इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो पूरी दुनिया की तमाम सहाफ़ी तंजीमों की सबसे बड़ी तंजीम भी है जिसमें तमाम ममालिक के लोग शामिल हैं, उसकी तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी हुई है जो मैं अभी शेयर भी कर देता हूँ। और इस प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि अगर समीम इब्राहिम के खिलाफ ये जो इक़दाम किया गया या वापस ना दिया गया तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के सहाफ़ी, वो दुनिया भर की सहाफ़ी तंजीमें इस पर एहतजाज भी करेंगी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर, और इसी तरह वो तमाम बड़े फोरम जो हैं वहाँ पर लेटर लिखे जाएंगे, एहतजाज किया जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान के तमाम ज़िम्मेदारान को भी आज लेटर लिखे जा रहे हैं। बिल्कुल राना साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। राना साहब, कदा कलामी की माफी चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट एक हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो पेटी भाई हैं, वो माजरत के साथ लेकिन सब जानते हैं कि कुछ लिफाफा सहाफी हैं, कुछ टोकरा सहाफी हैं, वो कब एक होंगे और कैसे एक होंगे? पहली बात यह है कि मुझे साबित करें वो सहाफी हैं। भाई वो सियासी जमातों के PRO हैं, वो सियासी जमातों के अलाकार हैं, वो लोग हैं जिन्होंने सहाफत बराए फरोहत लिखा हुआ है, जिन्होंने सहाफत बराए जाती अना लिखा हुआ है। तो वो सहाफी नहीं, सहाफी वो होता है जो सच का हक का साथ दे। जो सियासी जमातों के PRO हों वो सहाफी नहीं होते। खुदा का वास्ता उन्हें सहाफी मत करें, ना कहें और ना उन्हें अपनी सफ पे गिने। सर, हम सहाफी इंडस्ट्री कब बनेंगे? ये दुकानें बंद कब होंगी? हम कहते अपने आप को सहाफी हैं सारे सियासतदान और हर किसी की एक जमात है, हर किसी की एक साइड है। सैडली सर देखिए, मैं किसी और पे तनकीद क्या करूं, हम कहते हैं मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं भी सबके साथ मिला हुआ, हम सब एक जैसे हैं। सैडली हर कोई बायस्ड है। जर्नलिज्म जब पढ़ाई जाती है ना राना साहब, तो कहा जाता है बायस्ड नहीं होना भाई, दोनों का मौकफ लेना और हमेशा न्यूट्रल रहकर सिचुएशन को देख के फिर रिपोर्टिंग कीजिएगा, फिर अपनी जर्नलिस्टिक अप्रोच दिखाइएगा। पर सैडली हमारे मुल्क में सहाफत बची नहीं है। आप समझते हैं कि सहाफत बची है या सब दुकानें हैं?
नहीं सहाफत बची है, कुछ सहाफी हैं क्या? समीर इब्राहिम साहब सहाफी नहीं है, फैसल अजीज खान सहाफी नहीं है क्या? बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं मैं जिन्हें देखता हूँ, अरशद शरीफ सहाफी नहीं है। सर सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया है राना साहब, सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया इस दौर में। सच कड़वा हो गया, ना सुनने की ताकत है ना हजम करने की ताकत है। सच बोलना किस दौर में मुश्किल नहीं था? किस दौर में सच बोलना मुश्किल नहीं था? सच बोलना बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि इस दौर में सहाफियों के अंदर मीर सादक और मीर जाफर जो है उनकी तादाद ज्यादा हो गई है। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जब हमें इकट्ठे होना चाहिए था, उस वक्त हमारे बहुत से लोग जो है मुफादात की, सियासत के और अपने जाती ना के लिए किसी ना किसी के पास जाकर बैठ गए हैं। ये जरूर हो गया, लेकिन इससे हमें ये मौका मिला है कि हम असल और नकल की पहचान के, मैं कहूंगा समीर इब्राहिम साहब चूंकि मेरे तो घरों में है, मेरा उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, बल्कि मैं ये समीर इब्राहिम साहब तक ये पैगाम चाहूंगा कि समीर साहब आप जिनके लिए बाहर निकलते थे, आप जिनके लिए मुझसे भी लड़ते थे और मैं आपसे कहता था ये ठीक नहीं है, आप कहते थे नहीं इनके लिए निकल रहा है, आप देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो कौन किसकी कहां पे क्या कौन सी नौकरी कर रहा है। तो ये हमें सोचना होगा, वक्त है सहाफी एक हो। राइट राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना अजीम साहब सहाफी लीडर थे और बड़ा उन्होंने अच्छा मौक़िफ़ पेश किया, क्लियरली बता दिया है कि सहाफत अब भी मुल्क में जिंदा है और उसे डिफेंड किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सहाफत को जिंदा रखना होगा, लेकिन उसे जिंदा रखने के लिए हमें एक वक्फा भी लेना होगा, क्योंकि दुनिया बोल है में वक्त हुआ एक वक्फे का। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी हालात किस तरीके से चल रहे हैं, क्या मंजरनामा आपके सामने है। वज़ीर आज़म साहब भी जो है वो इंस्ट्रक्शन लेने के लिए लंदन जा चुके हैं और लंदन में क्या प्लान चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता। बहुत ज्यादा है। खान साहब की गवर्नमेंट जब गई थी तो ये इल्जाम जरूर लगे थे कि ये सारी जो प्लानिंग हुई है वो लंदन में हुई है, लंदन में हुई है और वज़ीर आज़म वहाँ पे। दूसरी बात है कि पीएम साहब हमारे लंदन गए हैं और अपनी पूरी काबीना के साथ गए हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि जिनके पासपोर्ट्स नहीं बने हुए थे उनसे भी कहा गया है कि पासपोर्ट की फिक्र नहीं करो, बस सूटकेस बांधो, चलने की तैयारी करो, सब हो जाएगा। पासपोर्ट किया मुझे लगा ऐसे ही जिनके पासपोर्ट नहीं शनाख्ती कार्ड मिलेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हैं आप। ये सवाल मैं करना चाह रही थी, लेकिन खैर हमें टाइम नहीं मिला करने, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ही कंफ्यूजन चल रही है सियासत में, क्या होने वाला है। बिलावल भुट्टो ने भी अपना जो है वो ओहदा संभाल लिया है। पीएम साहब हमारे पूरे काबीना के साथ लंदन गए हुए हैं, क्या फैसला करेंगे, क्या होने वाला है, एजेंडा क्या है मीटिंग का, हमें बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन हमने सोचा हम क्यों ना थोड़ी सी इस पे राहत ले लें, थोड़ा सा हम एक आइडिया लगा लें तारों के हवाले से कि होने क्या वाला है। तो उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, फेमस टैरो कार्ड रीडर, और देखते हैं उनके सितारे, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं उनसा? एक बार फिर हमने आपको जहमत दी है और हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि भाई 20 तारीख बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। 20 मई ऐसा लग रहा है, सोते में भी हमें 20 मई याद आ रही है। 20 मई को लॉन्ग मार्च होने का इम्कान है, तो आपको क्या लगता है कि जो नई नवेली हुकूमत है उसका मुस्तकबिल क्या होगा? हुकूमत का मुस्तकबिल देख लेते हैं। हुकूमत, जहाँ तक मुस्तकबिल का सवाल है, हुकूमत पे काफ़ी प्रेशर है। मून का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। शहबाज शरीफ साहब वो अभी भी होपफुल हैं कि कुछ भी नहीं होगा, उनके कंट्रोल में सब कुछ है। द मून का कार्ड है, चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। द हैंगमैन का कार्ड है, वो कुछ नहीं कर सकते, बेबस हैं। ये शहबाज शरीफ के निकला है हैंगमैन का कार्ड? जी जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब के लिए ये चारों कार्ड शहबाज शरीफ साहब के लिए। सही कार्ड जो है। और उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च की जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ पर मेरे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल। बहुत स्टेबिलिटी नजर आ रही है। पीटीआई की हमेशा बहुत अच्छी एनर्जी आती है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं, आज भी ऐसे ही है। काफी पावरफुल लॉन्ग मार्च होगा। काफी सारी अवाम जो है वो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, और ये सिलसिला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। अच्छा उनसा एक बात बताइएगा, जैसे आपने भी शहबाज शरीफ साहब के बारे में बता दिया है, लॉन्ग मार्च के बारे में बता दिया है, खान साहब ने जलसे जो है वो अनाउंस किए हैं डिफरेंट शहरों में, जिनकी तादाद टोटल बनती है 13 नंबर के बारे में कहा जाता है जी कि 13 नंबर बड़ा बुरा, बिल्ली जाए तो रुक जरा, जिसने कानों में ये भरा वो बड़ा है शैतान, और 13 नंबर जो है इट्स अ बैड ओमेन। और ये भी कहा 3-13 अच्छा नहीं होता, वो 13 नंबर के फ्लोर तक नहीं होते। उसके बावजूद भी खान साहब जो कि इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि जी कौन सी दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, और 13 जलसे उन्होंने बैक टू बैक
अनाउंस कर दिए। तो ये नंबर आपके नंबर गेम में कितनी अहमियत रखता है, जरा ये जरूर बताइएगा। देखिए 13 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी से हम इसको कैलकुलेट करें तो 4 नंबर बनता है, यानी कि ये वही 4 हल्के हैं जिन्हें ना खोलने की वजह से वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वजीर आजम बने। 4 नंबर बनता है और 4 नंबर राहु का होता है। तो जो है वो हुकूमत को परेशान कर रहा है, डिफिकल्टीज पर जो है वो गवर्नमेंट को दे रहा है। और ये वही कहते हैं राहु जिस घर में बैठ जाए उनके लिए बुराई शुरू हो जाती है। इसीलिए जो हो सकता है कि खान साहब ने ये नंबर चूज किया हो कि इतने जलसे होने चाहिए कि काफी ज्यादा प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। और वैसे भी 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है और ये कार्ड कह रहा है कि काफी प्रेशर में रहेगी जब तक ये हुकूमत रहेगी, चाहे 6 माह रहे, 8 माह रहे, 10 माह रहे, लेकिन हर तरफ से घिरी रहेगी और बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेगी। शहबाज शरीफ ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, प्लानिंग्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी उनके हुकूमत के जो और मुख्तलिफ लोग हैं, अरकान हैं, उनके साथ हर वक्त मीटिंग्स में रहेंगे, राब्तों में रहेंगे। हमें नजर आ रहे हैं। उनसे बिलावल भुट्टो के लिए जरा कार्ड निकालिए कि उनका सितारे क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं आपको। रिसेंटली अभी ताज़ा उन्होंने अपना ओहदा संभाला है, उनका फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है आपको पॉलिटिक्स में? देखिए बिलावल भुट्टो साहब का फ्यूचर जो है ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है बिलावल भुट्टो साहब के लिए और जजमेंट का कार्ड है। तो इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़े कंफ्यूज से हैं, क्लैरिटी नहीं है उनको कि हुकूमत को मतलब किस तरीके से अपना ओहदा संभाला जाए, किस तरीके से लेकर चला जाए, क्योंकि और बहुत सारे लोग उनके साथ हैं। ये 7 ऑफ कप्स और बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बताती है। तो सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब अकेले नहीं हैं जो ये ओहदा संभाल रहे हैं, बल्कि उनके साथ टीम पूरी है जो ये कर रही है। अच्छा उनसा तो आपने डेफिनेटली जहां आप ये सारी सियासत को देख रही हैं और आपकी प्रेडिक्शन काफी हद तक जो है वो हमने देखा है कि कुछ वक्त में पूरी भी होती भी नजर आ रही है, यानी आपकी ये जो नॉलेज है वो काफी काम कर रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, एक शख्स बहुत ही उदास है, बड़ी परेशानियों में घिरा हुआ है, हर तरफ से उसके ऊपर समझ लीजिए कि तीर और निश्तर बरसाए जा रहे हैं, वो है पंजाब के मौजूदा सीएम हमजा शहबाज साहब। मतलब कभी गवर्नर को लेकर के परेशान हो जाते हैं, कभी किसी पर्सनल होटल में, प्राइवेट होटल में जाके उन्हें ओथ लेनी पड़ती है। वो अभी तक उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी है कि वो एक सुकून के सीएम बन के बैठ सके। उनके कार्ड्स क्या कहते हैं? अच्छा, उनके कार्ड्स देखें, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उनको काफी होप है कि अभी बिल्कुल प्रेशर में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि बहुत सारी प्रेशर में वो खुद भी हैं, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर किंग का भी कार्ड है, यानी कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किलात के बाद, बहुत चैलेंजेस के बाद जो है उनकी जो विश है वो कम ट्रू होगी। यहाँ पर थैंक यू सो मच उनसे, बहुत परेशानी है। अच्छा, ये हमजा शहबाज के लिए, पूरी हुकूमत के लिए मुझे लग रहा है कि मामलात बड़े अच्छे हो गए उनके। अगर आप देखें तो पहले जो है वो मरियम नवाज साहिबा से इख्तिलाफात रहते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से वो मुबारकबाद भी दे रही है, अप्रिशिएट भी कर रही है, मिल के बैठे हुए हैं। और हमारे साथ जो शख्स मिल के नहीं बैठा हुआ इस वक्त वर्दा, हमें उनकी तरफ चलना चाहिए। तला जतोई ओवर टू यू। जी तला, मुझे लगता है तला जी बहुत बहुत शुक्रिया। आसमानों में आप घर बना रहे थे, सितारों की बात कर रहे थे, कप्स, स्वॉर्ड्स, टेंटिकल, पेंटिकल से वापस ज़मीन पर आते हैं और अब हम बात करेंगे कुछ सीरियस सिचुएशन इस पर क्रिएटेड है फूड के हवाले से, खुराक के हवाले से। हम जानते हैं कि लंपी वायरस ने बीफ के यूजर्स को बड़ा परेशान रखा, बड़े का गोश्त लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया, दूध पीना कम कर दिया, बड़ी मुश्किलात हुई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वैक्सीन आ गई हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे, साथ साथ एक और इशू को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जब से मुर्गी 90 दिन से 35 दिन पे आई है, हमने मुर्गी खाना छोड़ दिया है। पहले मुर्गी के पास जाता था, फिर मुर्गी अंडा देती थी, आज मुर्गी ऑटो पे अंडा देती है। इसकी वजह यह है कि इंसान ने कुदरत में मुदाखलत की है और नए हाइब्रिड चिकन्स आ गई हैं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ गई है और फूड क्वालिटी हमारी नीचे जा रही है। और इसी वजह से लोग बीफ को ज़्यादा तरजीह दिया करते थे, लेकिन फिर लंपी वायरस भी आ गया। मेरे साथ इस पूरी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर साकिब खान बिजरानी साहिब। आपका ताल्लुक यूएम एंटरप्राइजेज से है, फार्मा सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, आप PhD एनिमल न्यूट्रिशन है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर साहब पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त लंपी वायरस का खतरा टल चुका है, वैक्सीनेशन की सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और बोल न्यूज़ चैनल का कि उन्होंने
यहाँ पर जो है वो मुझे मदऊ किया। और सबसे ज़्यादा ये भी है कि जब से ये लंपी स्किन डिजीज़ आई थी तो आप पहले शख्स थे और बोल न्यूज़ जिन्होंने कराची में स्पेशली मुहिम चलाई और इस सेगमेंट को आगे लेके गए, जिसके बाद गवर्नमेंट ने भी देखा इन चीज़ों को और आगे लेके गए। सर, लंपी स्किन डिजीज़ क्योंकि सबसे पहले इसका आउटब्रेक कराची और हैदराबाद में आया था, यहाँ पर फार्मर्स ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो वैक्सीनेशन ऑलरेडी कराई थी, गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन आने से पहले ही जी। तो कराची में जो है वो इस वक्त लंपी स्किन दम तोड़ चुकी है, कंट्रोल में ये बीमारी। कराची और हैदराबाद के बाद सिंध के बाकी जैसे शहर हैं, दादूर, कश्मोर, कनकोट, सखर, नवाबशाह, ये वाले जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर अभी जो है वो इसका आउटब्रेक काफ़ी चल रहा है और वहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल जितने भी डॉक्टर्स हैं वो वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, वहाँ पर वैक्सीनेशन भी उसकी प्रॉपर चल रही है। हाँ, लेकिन ये है कि जिस तरह से हमने कोविड का पहला वेव आया था, उसके बाद हमने सोचा कि कोविड ख़त्म हो गया, फिर दोबारा दूसरी लहर आई तो उसने बड़ा अटैक किया था। तो अब हमें जो है वो इसका एहतियात ये करना पड़ेगा कि पहली लहर में तो कराची जो है वो सेफ़ हो गया, बच गया, हैदराबाद भी सेफ़ हो गया इस बीमारी से, लंपी स्किन डिजीज़ से। ऐसा ना हो कि ये दूसरी लहर जो ये कुर्बानी वाले जानवरों की मूवमेंट होगी कराची के अंदर, ये दोबारा ये जानवर आए तो ये सबसे बड़ा मसला होगा कराची की फार्मिंग और कराची की डेयरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इस वक्त तो जो उनका सर्वाइवल था वो सर्वाइव कर गए। अब अगर दूसरी लहर आई इस बीमारी की तो सर्वाइव करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करना होगा सर? इसके लिए जैसे कोविड के लिए सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट ने दिए थे, तो इस तरह की कोई जो है ना वो इकदाम लेने पड़ेंगे हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को। तो आपने बकरा मंडी वालों को फंसा दिया है, पहले वो मंडी लगाते हैं, उनसे इतने टैक्स लिए जाते हैं, ये टैक्स, वो टैक्स, ये इंजेक्शन टैक्स, ये सर्टिफिकेट, एक और सर्टिफिकेट आ गया तो बेचारे तो कंगाल हो जाएंगे और जानवर महंगे हो जाएंगे, आवाम पिस जाएगी। जानवर ऑलरेडी महंगा हो चुका है जी। और जो लास्ट टाइम आपने 2-2.5 लाख का जानवर परचेज किया था वो आपको इस साल 3.5-4 लाख से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि जानवरों की मूवमेंट कम जानवर आ रहे हैं। पंजाब से भी बैन लग चुका है, काफ़ी जानवर नहीं आ रहे और इस वक्त ये बीमारी क्योंकि पंजाब में, KPK में और बलूचिस्तान में भी आ चुकी है, तो जानवरों की शॉर्टेज भी होगी इस दफ़ा। तो बाकी कराची की जो डेयरी फार्मिंग है उसके सर्वाइवल के लिए बेहतर ये है कि इस बीमारी को रोकने के लिए इस तरह की कोई इक़दाम लिए जाएँ हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, जो वेटनरी सेगमेंट में लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट है, ताकि ये मज़ीद बीमारी ना फैले। अब इस मंडी में जो लोग जानवर खरीदने जा रहे होंगे उनको क्या एहतियात बरतनी होगी? देखिए, उनके लिए तो क्योंकि ये जूनोटिक बीमारी नहीं है, जानवरों से इंसानों के अंदर ये बीमारी मुंतकिल नहीं होती, तो लेकिन कुर्बानी भी तो नहीं होगी ना डॉक्टर साहब? वो बोलेंगे वायरस लगी, कोई दाना होगा, इस तरह निशान हो, चेक करके लेंगे। सर, वो फिजिकली आइडिया हो जाता है जानवर को देख के, क्योंकि ये सिम्टम्स इसके शो होना शुरू हो जाते हैं इस बीमारी के, नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, टेम्परेचर में जानवर रहता है, सुस्त रहता है, बैठता है तो उठता नहीं है, तो वो फिजिकली आम बंदा भी अगर जाएगा तो उसको आइडिया हो जाएगा ये लंपी स्किन डिजीज़ वाला जानवर है। अब मेरा कंसर्न हमेशा से ये रहा कि इंसान ने, अल्लाह की कुदरत ने मुदाखलत की और खाने की क्वालिटी गिरती चली गई। 90 दिन की मुर्गी हुआ करती थी, वो आज 32 दिन की हो गई है। 32 दिन में वो चूजे से मुर्गी तैयार कर लेते हैं, ब्रॉयलर मुर्गी, फार्मी मुर्गी, और उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। डॉक्टर साहब अग्री करेंगे आप इस बात सर? से? नहीं, इस तरह एग्री नहीं करूंगा। न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों की सेम है। अगर आप देसी मुर्गी और फार्मी मुर्गी की वैल्यू न्यूट्रिशनल सेम है? जी बिल्कुल सेम है। इसके ये है कि जेनेटिकल इसकी चेंजिंग की गई है ब्रीड के अंदर, और अगर हम इसकी जेनेटिकल चेंजिंग ना करते तो आज जितनी हमारी पॉपुलेशन है, हमारी क्या पूरी दुनिया में, तो वर्ल्ड कंजप्शन को भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता था। और दूसरा ये है कि इसकी प्रोटीन लेवल बहुत हाई है। हमारी जो देसी है मुर्गी है वो घर के आम जो है वो रोटी, जो न्यूट्रिशन में प्रोटीन के अलावा भी चीजें होती हैं, ओमेगाज होते हैं, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें वो हैं फार्मिंग, वो फीड के अंदर सर, वो फीड के अंदर मौजूद होती हैं, तो इसी वजह से वो जल्दी से मुर्गी तैयार हो जाती है, तकरीबन 40 दिन। यानी मुर्गी को ऐसी फीड दी जाती है ना जिसके अंदर ऐसे ओमेगा, स्टेरॉइड के जल्दी से तैयार हो जाए। स्टेरॉइड्स तो नहीं होते खैर गालिबन, अगर ये वाली, हाँ, अगर ये वाली फीड अगर आप हम देसी। डॉक्टर साहब देखें, आपका ताल्लुक भी फार्मा सेक्टर से है और हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स एक बीमारी दवाई खत्म करती है, 3 बीमारियां जिस्म में पैदा कर देती है। अल्लाह का निज़ाम उससे ऊपर है। और मैं पर्सनली, बुखार भी होता है तो मैं बुखार की दवाई नहीं खाता हूं, क्योंकि मेरा फार्मास्यूटिकल से ईमान उठ गया है। दुनिया भर में ऐसी ऐसी गोलियां बनती हैं जो कि जिस्म से एक बीमारी खत्म करती हैं, 4 और पैदा कर देती हैं, और यही है कि आज नई नई बीमारियां आ रही हैं। कोविड रिलीज हुआ है, आप देखिएगा आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ रिलीज होगा। और ये अगर बीमारियां खत्म हो जाएं तो फार्मास्यूटिकल चलेंगी कैसे? सर, फार्मास्यूटिकल्स क्या, पूरी दुनिया हाइब्रिडाइजेशन की तरफ से गया। हम जो चावल खा रहे हैं वो भी हाइब्रिड आ रहा है, हम गंदम, जो भी चीजें, सब्जियां हमारी हाइब्रिड हो गई। आपके पास सर 10-15 सेकंड कोई मैसेज देना चाहें तो दे दीजिए साकिब साहब। सर, मैसेज यही है हमारे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए कि इस वक्त जो है वो आप लोगों की जो ज्यादा फोकस है वो लंपी स्किन डिजीज के ऊपर है, और होना भी चाहिए। लेकिन साथ में हर साल कुर्बानी वाले टाइम के ऊपर FMD फुट एंड माउथ डिजीज का जो है वो आउटब्रेक आता है। तो हमने जो है लंपी की वजह से उसको जो है वो साइड किया हुआ है। काइंडली उसके ऊपर भी जो है अभी से मुहिम चलाना शुरू करें और उसकी भी वैक्सीनेशन करवाएं।
बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साकिब खान बिजरानी मेरे साथ मौजूद थे और इनकी मेरी बहस जारी रहेगी कि क्या हाइब्रिड फार्मी बेहतर या देसी बेहतर है। मेरी नज़र में देसी बेहतर है, क्योंकि वो फार्मर रिप्रेजेंटेटिव है, अपनी कंपनी को, सेक्टर को डिफेंड करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको दुनिया बोल है मैं खुशामदीद कहते हैं। खैर, इस वक्त जो खबर आपके साथ शेयर करेंगे, जो न्यूज़, जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगे हैं, वो खुशी की तो है नहीं, बड़ी अफसोसनाक एक वाक़या हुआ है कराची के एक मॉल में, और उसी के सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर दो अफराद भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। लेकिन इस वक्त मुझे वर्दा ऐसा लग रहा है कि जहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ का, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। बिल्कुल, इंसाफ तो जैसे ख़त्म ही हो गया है। इस हवाले से पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर आगे मजीद बात करेंगे कि ये फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है। ये सिर्फ एक माँ बाप ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, सर हमारे साथ मौजूद हैं अमान के वालिद साहब तौफीक अली खान और यूट्यूबर हसन बेग हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, तो इनसे सब बात करेंगे। ब्रेक पे भी हम इनसे बात करें तो मुझे बताइएगा तौफीक साहब कि ये वाक़या बेसिकली पूरा हुआ कैसे और FIR में आपको कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली हम तो जब ये इंसिडेंट हुआ और सबसे पहले बोल ने इस खबर को नशर किया इस वाक़े के 2 दिन बाद, तो हमें बताया गया कि भाई आपने अब जिनसे पंगा ले लिया है उनसे आप नहीं लड़ सकते, बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। हमने कहा हमने कोई पंगा नहीं लिया, एक हक और सच, मेरे बच्चे का इंसिडेंट उनकी गफलत की वजह से हो गया। उसकी माँ ने दुनिया से बोला ओशन मॉल की गफलत की वजह से मेरे बच्चे का इंसिडेंट हो, दुनिया दुआ करे, रमज़ान का टाइम था। तो इतने में ओशन मॉल से मुझे व्हाट्सएप आता है और कि ये एक तस्वीर डाली है आपने। फिर वो साहब आते हैं, मुझे कहते हैं कि आपने ये सोशल मीडिया जो यूज़ किया है इसका अंजाम बहुत बुरा है। आप मीडिया पे कौन सा आगे कहते हैं? परवेज़ साहब हैं जो मुझे सामने थ्रेड दी उन्होंने कि ये चीज़ जो आप कर, ताल्लुक किससे? मॉल इंतजामिया से है या कोई थर्ड पर्सन? नहीं, ये मॉल इंतजामिया से हैं। ठीक है। और ये सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। ठीक है। और एक हैं इनके कर्नल नदीम साहब। ये दोनों साहब आते हैं, कहते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ना ये बहुत गलत कर रहे हैं, इसका अंजाम बहुत गलत है, आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। एक माँ ने अपने बेटे के लिए दुनिया से दुआ के लिए कह दिया और कहा कि ओशन मॉल की गफलत की वजह से, आप लोगों की गफलत नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया, मैंने कहा आपके भी बच्चे हैं और हशर में आपको भी जवाब देना है, आप एक बात का जवाब दें कि ये एस्केलेटर सही है। वो खामोश हो गए, उनके पास जवाब नहीं था उस वक्त। अच्छा, ऐसे सेंसर्स लगे हुए होते हैं, इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है, तो वो क्यों नहीं आप लोगों ने अप्लाई किया? हम तो बच्चे का जिस वक्त पैर हो गया हम खींचने लगे, मैंने इमरजेंसी बटन प्रेस किया, वो नहीं रुकी इमरजेंसी। कोई साहब वहाँ से भागते हुए आए कुछ देर बाद, फिर उन्होंने अपनी चाबी से ही उसको बंद किया, यानी ऑटोमेटिकली वो बंद नहीं हो रही थी, मैनुअली ऑपरेटेड थी। हसन, आपने जाके चेक किया था इमरजेंसी बटन को वहां पर, या आपने बस इनकी स्टोरी सुनी, बच्चे का दर्द फील किया और आपने इसको रिपोर्ट कर दिया? क्या हुआ, क्या था इंसिडेंट? आपने रीचेक किए ये सारी रियलिटीज या नहीं? और आप इसमें इन्वॉल्व हुए तो आपको किस बेसिस के ऊपर जो है चार्ज किया गया? क्योंकि मुझे पता चला कि FIR में आपका भी नाम है। मैं बताता हूँ फहीम साहब, देखें मैं अगर वहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरा बनता नहीं है, पहली बात तो ये सही है, क्योंकि जिसका काम होता है ना वही काम करता है। बिल्कुल। इंस्टॉलेशन एस्केलेटर एक्सपर्ट जो हैं उनके मुताबिक जो स्टॉप का जो बटन था, मैं बताता हूं, इतना वेल नोन नहीं हूं एक्सकेलेटर से, ये बता रहे हैं कि इन्हें मालूम था और इन्होंने उसे प्रेस किया, वो नहीं हो रहा था। देखिए आप किसी भी लिफ्ट के अंदर जाते हैं ना, एक बटन होता है स्टॉप लिखा होता है, लेकिन हम लिफ्ट में नहीं, हम एक्सीलेटर में। हाँ, तो एस्केलेटर में बिल्कुल सामने होता है, और उसके साथ जो है उसके साथ आपने देखा होगा एक चाबी बनी होती है, इसमें 4 जो है वो लगे होते हैं, पैनल खोलने के लिए वो चाबी होती है। तो वो इसलिए होती है कि जब इमरजेंसी बटन स्टॉप नहीं होता तो आप उसको खोल के मैनुअली करते हैं। यानी इमरजेंसी बटन नहीं चल रहा था, नहीं चल नहीं रहा था, ये इसको बाईपास किया गया था, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है हमारे पाकिस्तान में, थोड़ा सा कल्चर है, वो कोई मजाक में दबा देता है कोई, तो उन्होंने इस चीज को बाईपास कर दिया। और इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट के मुताबिक हम लोगों ने इसको चेक किया था और हम लोगों ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें बताया था कि एस्केलेटर जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। एक तो सर्विस होती है कि सर्विसिंग और एक होती है वर्किंग कंडीशन, इन दोनों में फर्क है। एक तो जो भी इसका टाइम पीरियड होता है
पीरियड पे उसकी सर्विसिंग नहीं हो रही थी। फिर ये जो है कि उसके अंदर जो आपने देखा होगा एस्केलेटर्स के अंदर जो कॉम लगे होते हैं और जो लाइंस बनी होती हैं उनके बीच में से टूटी हुई थी, गैप्स हैं। तो उन्होंने एक कॉस्ट बताई जो उनको बेयर करनी थी। उन्होंने बोला कि हम अपने जो है इलेक्ट्रिशियन से वो सही करवा लेंगे। ये कोई टीवी थोड़ी सही करवा रहे हैं आप ना कि यार वो स्त्री का तार है बेटा तुम सही कर दो। इसके लिए प्रॉपर एक वो बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन, वो करती है, लेकिन उन्होंने इनसे नहीं करवाई। अच्छा, फिर सिलसिला ये है कि जब ये हादसा हुआ तो आप जितना बड़ा मॉल है आपका, जितना बड़ा नाम है, आपकी एक टीम होनी चाहिए बिल्कुल जो आपके डिजास्टर्स में काम करे। बिल्कुल। जो वहां पे दुकान वाले थे ना उन्होंने उस चीज को निकाला है। सिक्योरिटी गार्ड है ना जो गन लेके नहीं खड़ा होता, सिक्योरिटी गार्ड जिसका कोई गार्ड नहीं था। अच्छा, मैनेजमेंट से वो कह रहे हैं गार्ड नहीं है, घूमते रहते हैं, उनमें से कोई बंदा नहीं, मैनेजमेंट थी नहीं, कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं था, मैनेजमेंट वहां पे थी नहीं। और ये कितने बजे का वाकया है? मैनेजमेंट है ही नहीं। शाम 4 बजे। कोई मैनेजमेंट 4 बजे। ये हादसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे 10 हादसे हो चुके हैं ओशन मॉल के अंदर। और आप ये कंफर्म बता रहे हैं कि उनके पास कोई डिजास्टर मैनेजमेंट टीम नहीं है? ही नहीं बिल्कुल। अलादीन पार्क में जो लोग मरे, जो हादसे हुए, सही है, उस उधर कौन डिजास्टर मैनेजमेंट थी? उधर भी आम लोग लेके जाते थे ना, तो वही मालिक हैं तारिक रफी साहब जो अलादीन पार्क में हादसे होते थे। ये आज का थोड़ी है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, 2002 से चल रहा है सर। आप एफआईआर में कैसे इन्वॉल्व हुआ? आपके ऊपर क्या एलिगेशन? एफआईआर में ऐसे इन्वॉल्व हुआ, एक न्यूज चैनल है, कोई भी हादसा होता है दुनिया में वो रिपोर्ट करता है। हमने रिपोर्ट किया, तो भाई आपने रिपोर्ट क्यों किया इतने बड़े मॉल के खिलाफ? आपकी हिम्मत कैसे हुई आपने ओशन मॉल का नाम लिया? तो अगर मॉल इतना बड़ा है तो चीजें क्यों सही नहीं है? 50 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। और फिर मेरे ऊपर दूसरा एक्ट है क्रिमिनल एक्ट का कि मैंने यहाँ पे जो है ब्लैकमेल किया है। मतलब एक शख्स जो है उसका हादसा होता है तो मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि भाई ओशन मॉल में ऐसा हो गया, अगर आप मोटरसाइकिल में सदर में गिरेंगे आप ये बोलेंगे सदर में गिर, आपने सदर का नाम कैसे लिया? तो आपको जो है क्रिमिनल एक्ट का केस कर दिया। अभी मैं 2 केसेस भुगत रहा हूं। डाला गया, मेरी मिसेस पे भी है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, जब ये इंसिडेंट हुआ मैंने अपने बेटे के बॉडी पार्ट्स वहाँ से कलेक्ट किए और जब उसके पैर के बॉडी बैठ गया, खून गोश्त के जो पीसेस थे उसके पैर के अगर चाहे तो बहुत ज्यादा वैसे मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही नहीं देख पाएंगे, नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, नहीं देख पाएंगे, नहीं बहुत ही ओपन ग्राउंड है। मैं उनसे ये कहता रहा कि मुझे कोई आप फर्स्ट एड तो दे दें ताकि मैं ये पार्ट्स को मैं इसको सेव कर सकूं। मॉल के अंदर चीख रहा हूं मैं, वो वहाँ पर कोई गार्ड्स आए, उन्होंने कहा सर आप आए तो हमारे साथ। मैंने कहा भाई पहले मुझे फर्स्ट एड दो, ये मुझसे नहीं संभाला जा रहा। मेरी लाइफ का पहला इंसिडेंट था, मुझसे मेरी फैमिली से नहीं देखा जा रहा था। अब हमारा बेटा था, कुछ भी था, हमने उसको जैसे तैसे करके हमने कहा यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट, वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। फिर हमें ले जाया गया कि आप लिफ्ट के थ्रू नीचे जा सकते हैं। वहाँ पर वेट किया हमने, लिफ्ट आई, फिर लिफ्ट से हम नीचे गए। फिर मैंने कहा उनसे कोई एम्बुलेंस नहीं हुआ। इतना बड़ा मॉल है, फिर प्राइवेट कार आई, जबकि वो मॉल पहले हॉस्पिटल ही था। और फहीम भाई मैं आपको इस और चीज की इंपॉर्टेंस का अंदाजा तो एक और चीज ये है कि अब एक और नई चीज शुरू हो गई है, वो सोशल मीडिया पेड कैंपेन कर रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वालिदैन की गलती थी। देखिए वालिदैन जो है ना बच्चे के पीछे चले थे। अरे तो भाई वालिदैन बच्चे के पीछे ही चलेंगे ना। नहीं, वालिदैन की गलती इसमें आप एक मिनट रुकिएगा, वो बता रहे हैं कि वालिदैन की गलती थी, तो वालिदैन की इसमें गलती थी, एक सेकंड के लिए मान लिया, लेकिन चीज तो खराब है ना। एग्जैक्टली ये चीज तो मान ली वालिदैन की गलती। देखिए मैं मिसाल के तौर पे आपके घर में जाता हूँ खेलने, सही है, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, मेरा बच्चा डाइनिंग रूम में खेल रहा है, आपके घर का झूमर गिर जाता है, ये मेरी गलती है? बिल्कुल भी नहीं भाई, आपके घर का गिरा है ना झूमर, ऐसा ही है, आपके घर का झूमर खराब है भाई, आपकी गलती है। आपके प्रीमिसेस में हुआ, मैनेजमेंट ने ये चीज एडमिट नहीं करी कि उनकी एस्केलेटर खराब है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत है। वो क्यों एडमिट करेंगे? वो क्यों एडमिट करेंगे? वो इलाज के लिए 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं, वो बोल रहे माँ बाप की गलती थी, वो क्यों एडमिट करेंगे? माँ की गलती क्या थी कि बच्चे के पीछे चल रहे थे, क्या वो आगे चलेंगे बच्चे के? और नहीं, बच्चा उड़ के जाएगा, एस्केलेटर में से बच्चा उड़ के जाएगा। तौफीक साहब मुझे एक बात बताइए, आपने केस किया है, एफआईआर करवाई है, आप केस लड़ भी रहे हैं? हमने केस नहीं किया। आपने एफआईआर करवाई है ना आपने, यानी अब आप जाहिर सी बात है 2 महीने बाद 2 महीने बाद। अच्छा, इसमें भी 2 महीने लगे आपको? 2 महीने एफआईआर रजिस्टर होने, 3 एफआईआर हम पे हो गए। बताइए क्यों हुआ ऐसा, मुझे बताइए, क्या डिटेल बताइए। कि जब हम ट्रीटमेंट में थे तो हमारा कोई इरादा नहीं था एफआईआर की तरफ जाने के लिए। मुझे कॉल आती है एक दौलत खान की, ठीक है, उन्होंने मुझे लाइफ थ्रेट दी और इतनी वाहियात गालियां दी। दौलत खान कौन है? मॉल मैनेजमेंट मुझे नहीं मालूम वो कौन है। अच्छा, मुझे नहीं, अननोन कॉल आई मुझे कि तुम ये जो है मीडिया को यूज़ कर रहे हो हमें ब्लैकमेल करने के लिए। मैंने कहा मीडिया इंसाफ दिखा रहा है, सच बात दिखा रहा है, तो मेरा एक राइट है
कि मैं मीडिया के सामने आऊँ और दुनिया को भी बताऊँ ओशियन मॉल में क्या हो रहा है। तो कह रहे, फिर उन्होंने गालियाँ बकने शुरू की। मैंने कहा आपको FIR का मुझे जरा बताइएगा ताकि हम इस चीज को जो है वो लोगों तक ज्यादा FIR इसमें 2 महीने क्यों लगे? हाँ, मुकदमा क्यों दर्ज नहीं कर रहे? पहले मुझे कहा गया कि इसकी MLO नहीं होगी, इसकी डायरेक्ट FIR हो जाएगी। तो मैं अपने बच्चे के इलाज में बिजी था, तो इसकी काफ़ी सर्जरियाँ हुई गई, तो 6 सर्जरियाँ हुई, अभी इसकी बाकी सर्जरियाँ बाकी हैं। तो हम इसको नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि बच्चा इतना मेंटली ट्रॉमा में है कि उसको अगर खाना भी खाना होता है ना, वो अपनी माँ से पूछता है खाना खा लूँ, मुझे कुछ होगा तो नहीं। और हॉस्पिटल में इस दर्द से था कि अपनी माँ को कह रहा है मुझे इतना दर्द हो रहा है, आप मुझे जान से मार दें। अल्लाह। 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अपनी माँ को कहता है आप मुझे मार क्यों नहीं देती, उसकी मार हो रही है तो आप चुप हो जाएं या तो मुझे मार दें। मुझे कहता है पापा हाथ पकड़, पापा मेरा दिल फट रहा है, कुछ मुझे कर दें। इन बातों का क्या जवाब दूं मैं उसका? अच्छा, हमने इस पे मॉल इंतजामिया का मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो हमारी टीम ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की थी। FIR जो है वो 2 महीने में कटी है। बच्चे का जो है पाँव वो 10 सेकंड के अंदर जो है भाई एक नॉर्मल जिंदगी जो है ATM रॉबरी होती है ना, उसकी वीडियो आधे घंटे में आ जाती है। 20 मार्च को वाकया हुआ है। कल CCTV फुटेज उन्होंने लगाई है, वो भी बताऊं क्यों? क्योंकि कोर्ट में हमारे वकील ने जब CCTV फुटेज मांगी तो ये CCTV फुटेज की CD मिली। ठीक है, उससे पहले CCTV फुटेज वो लगाने के लिए तैयार ही नहीं थे। सारे एंगल्स कवर किए इसमें? नहीं, इसमें एंगल्स कवर ही नहीं किए ना, इसमें 2 एंगल्स दिखाए जिसमें वालिदैन जो है ना पीछे दिख रहे हैं। सही है, अभी 4 एंगल हैं इसके, एग्जैक्टली 4 एंगल से ना, 4 एंगल से। एक लिफ्ट का भी था कि लिफ्ट कितनी देर में नीचे गई है वो भी नहीं बताया गया। फिर लिफ्ट हर दरवाजे पे रुक रही है तो वालिद जो है बार बार देख रहे हैं, अच्छा पहुंच गए नहीं यार। और लिफ्ट भी वो थी जिसमें 25 लोग और भी मौजूद थे, वो अकेले कोई लिफ्ट नहीं थी कि एग्जैक्टली। फिर वो बता रहे हैं कि हमने हमारी तरफ से, अच्छा फिर इलाज जो है अभी जो वो बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ले आए, हम इलाज करा देंगे। अरे बच्चा इनका है, इलाज आपकी मर्जी का कैसे होगा? मतलब एग्जैक्टली वो वाली बात हो गई कि आपका बच्चा है, मैं अपनी मर्जी से पढ़ाई कराऊं। अरे भाई इनकी मर्जी का इलाज होगा ना, अगर बाहर मुल्क में भेजा जाए करवाएं आप। अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में बेहतर हो रही है तो करवाएं ना, आप क्यों नहीं करवा रहे? बोले नहीं हमारा ये हॉस्पिटल है, इधर ही सर्जरी होगी वरना नहीं होगी। तो आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आपके ऊपर FIR कर दी है। हर ऐसे शख्स को सपोर्ट करूंगा जिसके साथ माशरे में गलत नहीं। FIR आप पे जो आप अभी मुझ पे इल्जाम लगाया गया है कि भाई मैं इनका कोई रिश्तेदार हूं, तो मेरी एक ही रिश्तेदारी है, इंसानियत की रिश्तेदारी, इससे बड़ा तो कोई रिश्ता नहीं हो सकता ना। तो अच्छा तौफीक साहब मुझे बताइएगा कि आपने उनसे क्या डिमांड किया है कि वो क्या करें? मतलब इलाज के लिए आपने कहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग जो है ये सवाल भी आपसे पूछेंगे कि भाई कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि भाई ये तो पैसों के लिए कर रहे हैं, दोनों मिलके बच्चे की जो है वो तो जो होना तो हो गया। तो मैं ये चाहूंगा कि उन्हें क्लियर करने के लिए, ताकि उनके जहन में कोई शुबात ना हो। बातें मुझे काफी सुनने को मिलेंगी। FIR इसलिए नहीं करा रहे कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारा हमने सिंगल पेनी की भी डिमांड नहीं की है। हमने सिर्फ एक डिमांड की थी, मुझे मेरे बच्चे का इलाज कराना है। मैं FIA साइबर क्राइम गया, जब मुझे ये थ्रेड आने लगी, मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके भागता रहा कि जिस हॉस्पिटल जा रहा हूँ इनके लोग आ रहे हैं वहाँ पर। मैं 3 हॉस्पिटल चेंज कर चुका। और आपको बताऊँ चांद रात को तो ऐसी हालत थी कि हमने घर पे उसकी बैंडेज की और 3 दिन उसकी वालदा जो है ना सिर्फ रोती रही। और मेरा बच्चा ये पूछता रहा कि पापा आप सच बताएं पैर नहीं है ना मेरा? मैं उसको क्या बताऊं? मैं उसकी माँ को कैसे सब्र दिलाऊं? वो बच्चा अपने कज़न को देख के बोल रहा है मैं अब ऐसे नहीं भागूंगा ना, मैं ऐसे नहीं चलूंगा। इसके बारे में अब हम क्या बात कर सकते हैं? खैर यही कह सकते हैं कि मॉल मैनेजमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी कहीं इंसानियत दिखाए, क्योंकि ये माँ बाप के जिस तरह से बच्चे की बातें बताई जा रही हैं, ये हर किसी 3 साल का बच्चा, ये किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। और मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा जिंदगी में कभी भी इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगा। बल्कि मैं इसे ये भी कहूँगा, इसे ऐड ऑन करता चलूँ कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें, मैं उनसे ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक मरतबा अपने बच्चे की तरफ देखिए। बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आपकी औलाद है, एक मरतबा उसकी तरफ देखिए और सिर्फ जहन में सोचिए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कि अगर आपके या मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाता आप क्या करते? जो आप करते हो तौफीक साहब को बताइए, हसन के जरिए बताइए, डायरेक्ट बताइए, ये भी वही करेंगे जो आप करते हैं। इतनी हम कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाते हैं, प्लीज एटलीस्ट इनको सपोर्ट कीजिए, तौफीक साहब को सपोर्ट कीजिए, उनके बच्चे को सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक साहब आपके आने का। उम्मीद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सके। आपको इंशाल्लाह ताला बेटे की आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। अब चलते हैं तलहा की जाने बढ़ते हैं। जी तलहा, बहुत बहुत शुक्रिया वर्दा एंड फ़हीम। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक खबर है। उम्मीद करते हैं इंतज़ामिया होश के नाखून लेगी और किसी और
माँ बाप को इस कर्बनाक सूरत हाल से कभी गुजरना ना पड़े, क्योंकि यकीनन बहुत दर्दनाक होता है, औलाद का दर्द किसी से बर्दाश्त नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और एक बहुत इंटरेस्टिंग इशू हम डिस्कस करने वाले हैं। दुनिया भर में कई दिहाइयों पहले चर्स या भंग के पौधे से कागज़ तैयार होता था, पेट्रोल तैयार होता था, ईंट तैयार होती थी। वो कागज़ आम कागज़ से ज़्यादा ताकतवर होता था, उस पेट्रोल से गाड़ी चल सकती थी, वो ईंट कम से कम 100 साल की एज रखती थी, ख़राब नहीं होती थी जब उससे कंस्ट्रक्शन की जाती थी। लेकिन फिर दुनिया में ट्रेंड चेंज हुआ। उस दौर में हिपीज़, जिप्सीज़ ओपन चलते थे, जहाज़ में कैरी करते थे, जहाज़ में सिगरेट चल रही होती थी। लेकिन फिर दुनिया बदल गई और फिर दुनिया आ गई कि इसको बैन कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर। लेकिन फिर हमने देखा कि साल 2000 के बाद 2005-6 में दुनिया ने अपना स्टांस चेंज किया। दुनिया ने कहा कि इसी पौधे से जिस तरह पहले हम फायदे उठाते थे अब भी उठा सकते हैं, लेकिन हम नहीं उठा रहे। उन्होंने फिर दुनिया भर में हमने देखा कि लीगल होती गई। पहले यूरोप के कंट्री एम्स्टर्डम, हॉलैंड में लीगल थी, फिर फैलती गई यूरोप के दूसरे ममालिक में, फिर कनाडा में आई, अमेरिका की कई रियासतों में। इस वक्त चरस और भंग एक इंडस्ट्री बनी हुई है और वो लीगल तरीके से लीगल विसिनिटी में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही है। क्या काम कर रही है और क्यों काम कर रही है? काम ये है कि हम किस तरीके से फ़ायदा उठाएं। जब डॉक्टर्स ने रिसर्च की तो उनको मालूम पड़ा कि इस पौधे की मदद से दुनिया में 50 से ज़ायद ऐसी बीमारियां हैं जिससे मरीज को फ़ायदा होता है। उसमें कैंसर शामिल है, उसमें शुगर शामिल है, उसमें एल्जाइमर, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, कई बीमारियां शामिल हैं। और अब रिसेंटली एक रिपोर्ट भी शाया हुई। रिपोर्ट में यह कहा गया कि पाकिस्तान में भी सर्वे हुआ था, पीटीआई ने की हुकूमत ने इसको लीगल करने की आवाज़ उठाई थी और फिर इसके ऊपर काम भी शुरू किया गया था। और वादी तीरा, औरंगज़ई और कुर्रम एजेंसी में एक सर्वे किया गया, इसका फैसला किया गया और मकसद था कि इसको कानूनी हैसियत दी जाए। फिर पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा फार्मेसी ने इसके हवाले से काम किया और 2021 से इन तीनों अजला में भंग के हवाले से सर्वे का आगाज़ हुआ। और काश्तकार और चर्च की सालाना पैदावार के हवाले, क्योंकि चर्च से पाकिस्तान की अगर आपको बताऊं कि कराची इज़ द सेकंड मोस्ट बिगेस्ट कंज्यूमिंग सिटी ऑफ चर्च। लेकिन फिर भी दुनिया में इसको लीगल होते हुए हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में लीगल हो नहीं रही है और काश्तकार चाहते हैं कि इसको लीगलाइज किया जाए, इंडस्ट्री बनाया जाए ताकि मुल्क की मईशत को फायदा हो। पाकिस्तान की मईशत जितने खसारे में, जितने कर्जों में है, इस तरह के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास वो एरियाज हैं, जो बेल्ट्स हैं, जो कई दिहाइयों से यही काम कर रही हैं। इलीगली ये काम चल रहा है, टेबल के नीचे ये काम चल रहा है। अगर इसको लीगल कर लिया जाए, टेबल के ऊपर लाया जाए, पाकिस्तान की मुश्किलात और बहुत कम हो सकती हैं, हमारे खसारे, हमारे कर्जे उतर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त डिस्कशन के लिए मौजूद हैं राव तारिक अशफाक साहब, आप चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। राव साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राव साहब, ये जो हमारी बेल्ट है जिसमें आपकी औरंगज़ई, वादी तीरा, कुर्रम एजेंसी आती है, यहाँ के काश्तकार मुसलसल डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो वादा किया था पूरा कर दें, लेकिन सैडली काश्तकारों को जितने वादे किए जाते कभी पूरे नहीं होते। राव साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था पिछली गवर्नमेंट का। बेसिकली ये जो भंग का पौधा है या इसका बीज है, उससे CBD ऑयल बनता है, जो मेडिसिन में कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पे पेन मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है। और आप यकीन करेंगे कि ये तकरीबन 3.5 किलो 3 से 3.5 किलो चर्च के बीज से, भंग चर्च से ये हासिल होता है। और इसकी अगर चर्च की मार्केट वैल्यू इस वक्त 40,000 अगर आप करें तो ये 3 से 4 गुना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और इस वक्त तकरीबन $30 अरब की ये मार्केट है और अगले 3, 4, 5 साल में ये $100 अरब को क्रॉस कर जाएगी। इसके CBD के अलावा इसकी पौधे से जो रेशा हासिल होता है जी, उससे दुनिया की महंगी तरीन डेनिम जीन्स जो है ताने बाने में कॉटन के साथ इस्तेमाल होता है। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो आपकी इस वक्त हमारे यहाँ टैबू क्या है राव साहब? हम लोग क्यों भागते हैं फिर इसकी लीगलाइजेशन से और इसको इंडस्ट्री क्रिएट करने से? पुरानी प्रेसिडेंसीज हो सकती हैं और एक चीज़ जो है वो बदनाम ज़्यादा है। सर हकीकत राव साहब ये है कि जब मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछता हूँ ना कि हमें ये इशू डिस्कस करना है चर्च और भंग का, तो वो भी कहते हैं पहले अप्रूवल लेने दें, कोई मसला ना हो जाए। हमारे मुल्क में टैबू है
इसको डिस्कस करते हुए लोग डर जाते हैं कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, अरे चर्च अरे भंग, ये कैसे, आप तो मैं बहुत मुआशरे से ताल्लुक रखते ही नहीं है। ये हमारी जो सोच है ये बदलनी होगी और ये सैडली सोच बदल नहीं रही है हमारी। जी मुझे याद है कि जब ये IT के मिनिस्टर होते थे फवाद अहमद, वो उन्होंने जब इसको टेबल किया था मार्केट में, ये डिस्कशन इसका शुरू हुआ था तो बड़ा मजाक उड़ा था उनका। हालांकि ये एक इंडस्ट्री की सूरत में पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक ज़र मुबादला दे सकती है। जी हाँ। इसमें थोड़ी सी इसके जो बीज है, इसकी जो नई जो इसकी जर्मिनेशन है बीज की, उससे आप और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी इसका पौधा जो है वो तकरीबन 15-1 फुट तक होता है, जिससे आप टिम्बर और जो लकड़ी की चीज़ें हैं वो हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इसके कोई मेरा ख्याल है 12 से 15 और चीज़ें हैं जिनमें ये बहुत बहुत शुक्रिया राव तारिक अशफाक हमारे साथ मौजूद है इत्तेहाद थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि चर्च और भंग से बहुत कुछ बन सकता है। हम पता नहीं क्यों फंसे हुए हैं अभी तक इन टैबूज में कि अगर ये काम करेंगे तो हमारे मुल्क के लिए। हम लोग इस वक्त उस लाइन पे खड़े हैं कि लोग हमें श्रीलंका से कंपेयर कर रहे हैं और हम डिफॉल्ट की बातें करना शुरू हो गया कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट ना हो जाए। शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBI है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज ये ट्वीट भी किया था, मैं चाहूंगा कि अपने व्यूअर्स को दिखाऊं। और इसमें वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कहां खड़ी है, हम तबाही के दहाने पर हैं। इसमें बता रहे हैं शब्बर जैदी साहब कि जिस तरीके से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हुए हैं, इंतहाई अफसोस की सूरत हाल है। $5 बिलियन कहां गए मालूम ही नहीं पड़ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि अगर अभी भी मीडिया ने आंखें नहीं खोली, पाकिस्तान के लोगों ने आंखें नहीं खोली, अरबाब इक्तदार ने जो हुकूमत में है उन्होंने आंखें नहीं खोली, फाइनेंशियल मैनेजर्स इसहाक डार साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, शहबाज शरीफ साहब को सोचना होगा कि मुल्क को बचाना है तो कैसे बचाना है। क्योंकि अगर आपने नहीं बचाया तो पेट्रोल 200-250 के करीब होगा, डॉलर 200-250 के करीब होगा, महंगाई बेकाबू होगी, मुआशी हालात अगर क्योंकि हम जानते हैं श्रीलंका में किस तरह वजीर आजम को घर भेजा गया, उनके घर के बाहर एहतजाज करके सड़कों पर लोग जमा हो गए। उम्मीद करते हैं ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा नहीं होगी और हम बच जाएंगे। ये भंग और ये चर्च की जो इंडस्ट्री है ये पाकिस्तान के सारे कर्जे उतारने में पाकिस्तान की बड़ी मदद कर सकती है। राव साहब ने कह दिया $100 बिलियन की होने वाली है। सैडली हमारे हुक्मरान चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान के कर्जे खत्म हो, पाकिस्तान तरक्की करे। चाहते तो रेकोडेक और इस इंडस्ट्री से बड़ा फायदा उठा सकते हैं। एक ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात करते हैं कराची की हीट वेव के सिलसिले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। समंदरी हवाएं बंद होने के बावजूद हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि अंदरूनी सिंध भी दर्जा हरारत में 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का खदशा है। और हमें ये भी तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि शहरियों को मशवरा दिया जाए कि 2-3 दिन के लिए अपने मामलात को ज़रा महदूद कर लें, यानी कि बिलावजह घर से बाहर निकलना कम करें। ख़ास तौर पे जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो दोपहर के वक्त घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि खुले आसमान तले, यानी कि डायरेक्ट आप सनलाइट से डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट ना हो। और हमारे साथ मौजूद है मरियम हसन भी, उनसे ये बात करते हैं कि हीट वेव की क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी मरियम, आगाह कीजिए, क्या कहेंगी आप, क्या सूरत हाल है इस वक्त गर्मी की? देखिए, बिल्कुल 8 मई से बालाई सिंध और बालाई पंजाब जो है वो हीट वेव की लपेट में है, जबकि अब हवा का जो ज़्यादा दबाव है वो अब नीचे आना शुरू हो गया है। तो ज़ेरी सिंध भी अब हीट वेव की और गर्मी की शदीद लपेट में आना शुरू हो गया है। महकमा मौसमात के मुताबिक आज कराची में गर्मी की शिद्दत जो है तकरीबन 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो कि गर्मी का जो सिलसिला है वो इतवार तक यानी कि 15 मई तक जारी रहने का इम्कान है। शहर में समुद्री हवाएं जो कि शहर के लिए ज़िंदगी की हैसियत रखती हैं वो जब मुअत्तल हो जाती हैं तो कराची में मुखालिफ सिमत से गर्म रेगिस्तानी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिसके सबब गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जाती है और हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा होता है। तो फील लाइक भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस किया जाता है, तकरीबन 3 से 4 डिग्री ज़्यादा फील लाइक महसूस किया जाता है। यही वजह है कि इस दौरान माहिर सेहत जितने भी हैं वो तमाम यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए और गैर ज़रूरी धूप में जो है वो ना निकला
जाए, और अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो जो बुजुर्ग अफराद हैं वो अपने साथ गीला तौलिया जो है वो लाजमी रखें ताकि अपने सर पर उसको डाल सकें और गर्मी की जो शिद्दत है उससे बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ गर्मी से मुकाबला करने के लिए जौ का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, कैसे इस्तेमाल करना है वो वर्दा बताएंगे। सत्तू का इस्तेमाल कल भी रानी आपा हमारे साथ आई थी, उन्होंने बताया था कि सत्तू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कैरी के शरबत का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप इमली के शरबत का इस्तेमाल कीजिए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बाइकों पे सफ़र करते हैं और हेलमेट पहनते हैं तो गीला टॉवल आप पहले अपने सर पे रखें, फिर उसके ऊपर हेलमेट पहनें ताकि आप टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर रख सकें। और जब अगर लंबा सफ़र है आपका तो बार बार कहीं अगर आपको नलका मिलता है या टैप वाटर मिलता है तो उससे भी आप बार बार गीला करके अपने गर्दन के पीछे की तरफ या फिर सर के ऊपर रखें। बहुत एहतियात कीजिए क्योंकि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनके भी ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है बहुत ज़्यादा गर्मी में जाने से, उनके भी तकलीफ का सामना और खुले सूरज में निकलने से भी एहतियात कीजिए। तलहा आप भी एहतियात कीजिएगा। बंद सूरज होता है क्या? बंद सूरज भी होता है? खुले जैसे कि अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ तो खुले सूरज डायरेक्ट इम्पैक्ट से एहतियात कीजिए। नाज़रीन आपको बताया चले कि टैलेंट से मालामाल आज भी पाकिस्तान में किसी तरह की मौसीकी की कमी नहीं है। आज हमारे खास मेहमान आपसे उनकी मुलाकात करवाएंगे अजीम खान वतन यार से, जो कि तालीमी एतबार से मास्टर इन मार्केटिंग कर चुके हैं और 2010 से अपने मौसीकी की शुरुआत उन्होंने की है। प्रोफेशनल इस कैरियर में आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है पाक आर्मी के लिए कई नगमे जो हैं वो गा चुके हैं और बेहतरीन हमारी शाम रोशन है। तला साहब आपने सुना, बहुत ही जबरदस्त शायरी के साथ एक बेहतरीन नगमा, और अजीम खान ने हमें ज्वाइन भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अजीम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, सब ठीक ठाक चल रहा है? कैरियर का आपने आगाज सिंगिंग कैरियर का 2010 में किया, लेकिन पहले आपने मास्टर्स कर लिया मार्केटिंग में। ये सूरत हाल क्यों थी? घर के प्रेशर की वजह से या आपने खुद सोचा था कि मार्केटिंग आपको करनी है, यानी कैसे हुआ? जी बिल्कुल, हमारी चूँकि पठान फैमिली है तो शुरू से ही अभी तक अभी भी प्रॉब्लम्स है सिंगिंग में। और इसके अलावा मतलब जब मैंने शुरू एफएससी उसमें फ्री इंजीनियरिंग में स्टार्ट की थी और उसके बाद मतलब शुरू से ही शौक़ मेरा बचपन से ही था और मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद जब मुझे यूनिवर्सिटी लेवल में अपॉर्चुनिटी मिली मार्केटिंग में, चूँकि मार्केटिंग का अगर आप देखें तो मार्केटिंग में आपके पास स्किल्स डेवलपमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से जो थोड़ी सी वो बोल्डनेस आप में आ जाती है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी आया एरिड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे काफ़ी मोटिवेशन मिली मुझे अपने टीचर से और मेरी आवाज़ को पसंद किया गया। तो उसके बाद फिर मैंने बाकायदा सिंगिंग का आगाज़ किया। और सही फैमिली से तो अभी लिरिक्स कौन लिखता है? लिरिक्स जो है वो इजहारुल इजहार साहब हैं, जो कि स्पेशली मतलब जब भी किसी भी सिचुएशन के ऊपर मैं उनको आइडिया दे देता हूँ तो मेरे लिए फिर पोइट्री लिखते हैं और बहुत माशाल्लाह से काबिल तरीन इंसान है। एक यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर भी हैं, इसके अलावा काफ़ी किताबें भी लिख चुके हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ के मतलब जो भी कंडीशन होती है उसके मुताबिक फिर वो मुझे पोइट्री लिख के दे देते हैं। सही कि आपके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अब भी आप जो है मसाइल का सामना कर रहे हैं, अभी भी आपको कुछ रुकावटें हैं सिंगिंग के करियर में आगे मज़ीद आगे आने के लिए आपकी फैमिली की तरफ से? फ़िलहाल तो मतलब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी है, क्योंकि शुरू में प्रॉब्लम्स होती है, हर्डल्स होते हैं हर फील्ड के अंदर। आपको मेहनत और हिम्मत जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए। तो वो कंडीशंस को मद्देनज़र रखकर मैं पेट्रियाटिज़म की तरफ भी ज़्यादा गया, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। आप नाम से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वतन यार मीन के वतन से मोहब्बत करने वाला। तो वो सिचुएशन अभी भी है, लेकिन उसको मैं इग्नोर करके अपने फ्यूचर पर ज़्यादा कर। अच्छा अजीम साहब, जब आपने बात करी ली है तो फिर एक मिली नगमा सुन लेते हैं। नहीं, एक सवाल मैं इनसे करना चाहूंगी कि आपका सुना है कि आपका कुछ 4 से 5 मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी एक मैशअप आ रहा है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए हमें। और फिर मिली नगमा। जी बिल्कुल, 5 लैंग्वेजेस में मेरा मैशअप आ रहा है और अभी रिसेंटली उसका शूट हुआ है इस्लामाबाद में ही। और वो मैंने इसलिए सोचा कि हर जब हम इवेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ रीजन से आए होते हैं, सिंधी कौन सी लैंग्वेजेस हैं? तो वो 5 जो पाकिस्तान के लैंग्वेजेस है, उर्दू, पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बलोची, सब के लैंग्वेजेस मैंने इंक्लूड किए हैं उस सॉन्ग में।
और इंशाल्लाह आप लोग भी इंजॉय करेंगे जब वो रिलीज़ होगा तो सब देखेंगे। अच्छा, लैंग्वेजेस के बारे में तो आपने बता दिया है, मिली नगमा आपने बताया था, तो हमारे पास टाइम क्योंकि कम होता है तो मैं चाहूँगा कि आपका मिली नगमा जो है वो हम सुने। आप सुनेंगे? अभी तो फ़िलहाल मैं अताउल्लाह सखीलवी साहब का एक कलाम है, अगर आप इजाज़त है तो मैं वो अर्ज़ करता हूँ आपके सामने, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा जी जी बिल्कुल, अगर इजाज़त हो तो। जी जी बिल्कुल। कैसी गलती शबाब कर बैठा दिल मेरा एतबार कर बेटा, ये समझ कर जिंदगी तुम हो जिंदगानी खराब कर बैठा, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। क्या बात है अजीम साहब, बहुत बेहतरीन। लाला का नगमा बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा सक्सेसफुल ये जो है वो लाला का जो है नगमा रहा था, और आपकी भी आवाज माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है, बहुत जबरदस्त। इंतजार रहेगा आपकी जो 5 लैंग्वेजेस वाला मैशअप आ रहा है उसका, और उस पर भी जो है वो रिव्यू लेंगे, और उस पर मैं रिव्यू लेना चाहूंगा तलहा से। तलहा से क्या? तलहा दे बट मुस्कुरा रहे हैं। यकीनन होना चाहिए, यकीनन। मैं ख्याल टिकटॉक शो में चलाएंगे अपने वो मैशअप। डेफिनेटली चलाएंगे जी, अगर सक्सेस होगी तो वहां चलेगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी। कैसे चल सकती है विदाउट? आप किसी नए बंदे का नया गाना चलाएंगे नहीं? नहीं चलाएंगे, लेकिन आपने सक्सेस होगी तो चलेगी, तो गलत बात है। टिकटॉक का तरीकेकार ऐसा होता है कि जब आपका गाना फॉर यू पे जाएगा, पर टिकटॉक पे तो लोग गाना गाते ही नहीं है, लोग तो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग चला रहे होते हैं। सर जब गाना जाएगा तो उस पर रिकॉर्डिंग बनेगी, यानी आप सुधरेंगे नहीं? हम तो सुधरने के लिए तैयार हैं, लोग तो सुधरें, तो ये जरूरी है। खैर चलिए, लेकिन इनका गाना डेफिनेटली जरूर हिट होगा, क्योंकि टिकटॉक के बारे में तो कुछ पता नहीं है, कीप टॉकिंग के बारे में बहुत पता है। अजीम हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारा वक्त क्योंकि खत्म हो चुका है, तो जाते जाते अजीम के नगमे से ही जो है वो हम आज का इख्तिताम करेंगे, और मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे कल दुनिया बोल है में। जी अजीम, एक गाना सुना दीजिए प्लीज, ताकि आपके गाने से हम अपने शो का इख्तिताम करेंगे। जी बिल्कुल, मेरा भी एक नया सॉन्ग आ रहा है, एक गज़ल है जी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, जल्दी सुना दें, टाइम की कमी है। जी बिल्कुल। हम दोनों ही हारे दुनिया जीत गई, हम दोनों ही हारे दुनिया जीत गई, सोग मनाओ प्यारे दुनिया जीत गई, ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया जीत गई, ये दुनिया जीत गई, हम दोनों ही हारे दुनिया जीत गई, मैं भी दीवारों को थाम के चलता हूँ, मैं भी दीवारों को थाम के चलता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।